भारत की जनसांख्यिकी और विकासात्मक दिशा तय करने वाली जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। इसी क्रम में शुक्रवार को राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में जनगणना 2027 पर केंद्रित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। जनगणना 2027 भारत की पहली ऐसी व्यापक जनगणना होगी जिसमें डिजिटल तकनीक का व्यापक और संगठित उपयोग किया जाएगा। इस जनगणना के माध्यम से डेटा संग्रह, सत्यापन और विश्लेषण की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी, सटीक और तेज होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जनगणना केवल आंकड़ों का संकलन नहीं है, बल्कि यह देश की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण डेटा प्रक्रिया है। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ही सरकार की नीतियां और योजनाएं आकार लेती है। संसाधनों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित होता है और समाज की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की रणनीति तैयार की जाती है। प्रथम चरण के राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मुख्य सचिव माननीय अनुराग जैन जी, जनगणना आयुक्त माननीय मृत्युंजय जी, SCS नीरज मंडलोई जी, SCS शिवशेखर जी, अभिषेक सिंह जी, कार्तिकेय जी, इस अवसर पर प्रदेश भर से हमारे सभी प्रशासनिक जिले और संभाग के मुखिया, सच ये जरा इस बार की जनगणना भले ही 8वीं है, लेकिन सबसे हटके भी है। एक तो ये आमतौर पर 10 साल के समय सीमा के बाहर जाने वाली है। जो चक्री क्रम आपका आता था वो उसका क्रम तो 21 में निकल गया, लेकिन अब ये 26 चल रहा है। तो 26 में हम अपने उस समय से थोड़ा बाहर जा रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही कि कोविड और कठिन काल में स्वाभाविक रूप से वो संभव नहीं था उस परेशानी को। और एक चुनौती और है, जिस चुनौती के बलबूते पर हम सब अपने इस बदलते परिवेश में आपको जो हमारे समाज की सब गणना का जो विशेष काम दिया है, उन गणनाओं की शुद्धता के लिए, गणनाओं के अंदर की सारी बारीकियों के लिए आपका बहुत अच्छे से प्रशिक्षण हुआ होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। ये तो बात सही है। वैसे तो ये आपने बताया कि वैदिक काल से हम कौन हैं, हमारे समाज की जो पद्धति है वो उस तरह से जानी जाती है। अब वो तो एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, हम तो ब्रह्म से जुड़ने वाले लोग हैं, हम तो प्रकृति मात्र से प्रेम करने वाले लोग हैं। लेकिन वस्तुतः हम सब वर्गीकृत रूप से अपनी अपनी नीचे तक की गणना में जब आएंगे तो जनगणना की दृष्टि से, जैसे हमारे यहाँ अभी CS ने कहा कि हमारे मजरा टोला की आवासीय बस्तियों की भी अपनी एक रचना है, उसके अपने प्लस माइनस है, लेकिन उसका हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे आदिवासी अंचल में सहजता के साथ रहने की एक पद्धति है। लेकिन एक और चीज़ है, एक बेचिराग गांव भी है। जो बेचिराग गांव, जिन गांवों का बाद में बसना उजड़ना एक कोई कहानी है, लेकिन ऐसे गांवों के अंदर भी ठीक से गणना हो जाए, बेचिराग गांव पुनः आबाद भी करे जा सकते हैं, या उनके संबंध में विकास के लिए भविष्य में रोड मैप जब बनाने जाएंगे तो एक चुनौती उसकी भी आने वाली है। वैसे आप सब इसकी चिंता करेंगे। हमारे राज्य की अच्छी परंपरा है, प्रशासनिक अधिकारी सारी गंभीरता के साथ सारी बातों को लेंगे और इस आधार पर ये हमारी जो मूल जिस कारण से हमने कॉन्फ्रेंस रखी उसकी सफलता मिलेगी। सड़क, अस्पताल, स्कूल, ये सब आपकी बनाए हुए बुनियाद पे ही खड़े होंगे, जिस आधार पर सही से गणना हो जाए, सही से चिंता हो जाए भविष्य की दृष्टि से। अब ये बात सही है कि हमारी जो पद्धति है उस पद्धति के अंदर जा कर के देखने के लिए जो हमारा लोअर स्टाफ है, उस लोअर स्टाफ के अंदर की भी कई चुनौतियाँ, वो क्षेत्र की चुनौती, चंबल की चुनौती अलग प्रकार की है, विंध्य और बाकी जगह की अलग प्रकार की। तो कहीं ना कहीं इसको क्रॉस चेक जरूर करते रहना। एक चुनौती ये आएगी हमारे बीच में से, राजनीतिक दृष्टि से भी और बाकी दृष्टि से भी इस जनगणना का कई अर्थ निकलेंगे। उन कई अर्थों की कई प्रकार की चुनौतियाँ आएगी, तो उससे निपटने की तैयारी में स्पष्टता रहे, पारदर्शिता रहे और हमारी प्रतिबद्धता भी जो शासन के पीछे का
प्रमुख सचिव अनुराग जैन ने बताया कि जनगणना 2027 का पहला चरण, जिसे हाउस लिस्टिंग और आवास जनगणना कहा जाता है, 1 मई 2026 से शुरू होगी। यह देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी जिसमें मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा। इस चरण में 30 दिनों की अवधि में घरों की स्थिति और सुविधाओं की गणना की जाएगी। इसके बाद जनगणना का दूसरा चरण 1 फरवरी 2027 से शुरू होगा। मैं आपको सामान्य शब्दों में बताना चाहूँगा। जनगणना 2 चरणों में होगी। पहली जो गणना होगी वो 1 मई से लेकर के 30 मई के मध्य में होगी। इसको मकान गणना के रूप में आप कह सकते हैं। इसमें जो हाउस होल्ड्स हैं उनकी गणना होगी। उसमें सामान्य प्रकृति के प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि एक मकान में कितने लोग निवास करते हैं, उनके पास क्या क्या सामान है। छोटे छोटे क्वेश्चन जो है मकान गणना के रूप में की जाएगी। ये बेस है जिसपे तैयारी होगी। फिर इसके बाद दूसरी जो गणना होगी वो अगले साल फरवरी माह में होगी, जो कि जनगणना होगी। व्यक्ति से व्यक्ति की गणना होगी। तो 2 चरणों में गणना होने वाली है। पहला चरण मई में है इस साल, अगला चरण फरवरी में है। इस बार की जो जनगणना है वह डिजिटल जनगणना होने वाली है, यानी ऐप पे जनगणना होगी। मोबाइल ऐप पे जो हमारा इन्यूमरेटर होगा यानी प्रगणक होगा, सामान्यतः हमारा शासकीय कर्मचारी होगा, अपने मोबाइल पे ऐप को डाउनलोड करेगा और मौके पर ही उसी ऐप पर वो जानकारी को भरेगा। मैं एक चीज़ और भी स्पष्ट कर दूं कि इस गणना का केवल और केवल उपयोग जो है जनगणना के कार्यों के लिए होगा, यानी कि जो जनगणना से निकलने वाले डेटा हैं उनके लिए होगा। इसका अन्य किसी और चीज़ के लिए उपयोग की वो बात नहीं है, या कोई समझे कि किसी अन्य चीज़ के लिए इसका उपयोग है, ऐसा नहीं है। सर, लगभग कितने समय के बाद ये जनगणना होगी? जनरली जनगणना 10 साल में आप सब जानते हैं होती है, लेकिन चूंकि कोविड काल था उस वजह से कतिपय कारणों से जनगणना 2021 में नहीं हो पाई थी, तो विलम्ब से हो रही है। 16 साल बाद ये गणना हो रही है। एंड आप सभी बाकी चीज़ नहीं, जानकारी छिपाने जैसा कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आपकी कोई जानकारी व्यक्तिगत रूप से किसी को शेयर नहीं की जाएगी। यदि आप सभी लोग मैं एक उदाहरण समझाता हूँ कि जैसे आप 5 लोग हैं, हम 5 लोग ये बताएं कि हमारे घर में टीवी है, तो उससे एक चीज़ ये निकलेगी कि 100 लोगों के बीच में कितने के पास टीवी है। आपके पास टीवी है या नहीं है इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। यानी जो आप जानकारी देंगे, एक जानकारी देंगे छोटी मोटी जो आपसे पूछी जाएगी, उसका इंडिविजुअल उपयोग किसी को न तो दिया जाएगा न करना है। वह जानकारी जो है इस सम्मिलित रूप में की जाएगी। कई लोगों में डर रहता है कि अगर हमारी जानकारी आएगी तो फिर बाद में नहीं, ऐसा कोई नहीं है। इस प्रकार से कोई, मैं पहले भी बता रहा हूँ, कोई उपयोग नहीं किया जाएगा। जनगणना की जो जानकारी है वो राष्ट्रीय स्तर पर जितनी नीतियां निर्धारित होती हैं उनके लिए होती है। एक बेसिक जानकारी है कितने लोग कहाँ निवास करते हैं, किस स्तर पर निवास करते हैं, उनके पास किस प्रकार की सुविधाएं हैं, घर है, मकान है, नहीं है, तो उससे राष्ट्र की नीतियां निर्धारण करने में आसानी होती है। इससे आपके इंडिविजुअल व्यक्तिगत जो लाभ हैं या व्यक्तिगत जो पात्रता है उसका डिसाइड इसमें नहीं होगा, ना ही आपके नाम का रिवील करके इस प्रकार से किसी योजना का आधारशिला रखी जाएगी। तो मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, जनगणना में आप सभी लोग भागीदारी करें। पहली बार इस जनगणना में ऐसा होगा कि आप सेल्फ इन्यूमरेट कर सकते हैं, अपनी जानकारी खुद भर सकते हैं, तो देश प्रगति करेगा यदि आप जो है अपनी जानकारी को स्वच्छ तरीके से देंगे। इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। डिजिटल तरीके से इसलिए बेहतर हो रहा है क्योंकि पहले जब जनगणना होती थी मैनुअल, तो उसके जो आंकड़े आते थे उस आंकड़े के साथ जो टेबल बनती थी, बहुत सारे प्रकाशन होते थे जिनको विभिन्न विभाग और लोग उपयोग करते थे, उस पर 6 साल 5 साल लग जाते थे। चूंकि इस बार डिजिटल होगी तो इंस्टेंट होगी, 4-5 महीने में इसके सारे रिकॉर्ड सामने होंगे। तो मैं आप सभी के माध्यम से अपील करता हूँ कि आने वाली जनगणना में सभी लोग भागीदारी करें और देश को समृद्ध बनाएं। पेपरलेस जनगणना होगी, लगभग पेपरलेस जनगणना है। जहां अति आवश्यक हो जाएगा किसी रिमोट जगह पे, वहां पे या कहीं दिक्कत हो तो वहां पे कर सकते हैं, अन्यथा पेपरलेस ही जनगणना। जनगणना 2027 को प्रशासनिक प्रक्रिया से कहीं आगे बताते हुए वक्ताओं ने कहा कि यह अभियान भारत की भविष्य की दिशा निर्धारित करने वाला सबसे व्यापक, संवेदनशील और निर्णायक प्रयास है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे जैसी योजनाओं की प्रभावशीलता इसी डेटा पर निर्भर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल।